गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पोलराइजेशन पे टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है वो सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पे होगा। पोलर मॉलिक्यूल्स पे टेम्परेचर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट किस पे होगा? सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स पे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पे टेम्परेचर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, उनकी पोलराइजेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जैसे H2O2 इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन पे टेम्परेचर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका खुद का ऑलरेडी एक डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में भी उनका एक परमानेंट डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो कि थर्मली अलाइन होते हैं, मतलब रैंडमली अलाइन होते हैं। ठीक है, so they already have a permanent dipoles oriented in a random manner in the absence of an electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में जो ये परमानेंट डायपोल्स हैं ये ओरिएंटेड होंगे रैंडम मैनर में। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, ठीक है, तो ये जो डायपोल है ये इसकी ओरिजिनल स्टेट थी, इस तरह से थी। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ओरिएंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के विद रिस्पेक्ट टू में। ठीक है, तो ना तो वो एक मतलब इसके पैरेलल होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस डायरेक्शन में होता है, तो ना तो जो डायपोल है वो बिल्कुल इसके पैरेलल होगा। ठीक है, अगर पैरेलल होता तो ये जो डायपोल होता है ये इस तरह से होता। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये डायपोल ना तो ऐसे होगा और ना ही परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होता तो ये ऐसे होता, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव। ये एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ओरिएंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये जो डायपोल है इसके साथ एक पर्टिकुलर एंगल पे ओरिएंट होगा। तो यहाँ पे कितने तरह की पोलराइजेशन हो रही है इस पोलर मॉलिक्यूल में? एक तो इंड्यूस्ड पोलराइजेशन जनरेट हो रही है और एक ओरिएंटेशन पोलराइजेशन भी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो ये सिर्फ हम पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ एक ही पोलराइजेशन की बात करते हैं, दैट इज इंड्यूस्ड पोलराइजेशन। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल है उसमें इंड्यूस्ड पोलराइजेशन भी होगी और ओरिएंटेशन पोलराइजेशन भी होगी। ठीक है, सो टोटल पोलराइजेशन इज इक्वल टू d-1/d+2 into m by rho। दिस हैव कम फ्रॉम द क्लॉसियस-मोसर्टी इक्वेशन। ठीक है, तो ये कहाँ से आया? क्लॉसियस-मोसर्टी इक्वेशन से। एंड दिस Pt इज इक्वल टू Pi plus Po, that is induced polarization and orientation polarization for the polar molecules which have permanent dipole moment. For the polar molecules which have permanent dipole moment. So Pt is equal to d-1/d+2 into m by rho is equal to Pi plus Po। ठीक है ना, तो वी नेम इट एज इक्वेशन 1। सो एज मैंशनड अर्लियर द इंड्यूस्ड पोलराइजेशन इज गिवन बाय द क्लॉसियस-मोसर्टी इक्वेशन। क्लॉसियस-मोसर्टी इक्वेशन से हमें इंड्यूस्ड पोलराइजेशन मिल गया था, उसकी वैल्यू क्या थी? 4/3 पाई n अल्फा। ठीक है, सो फ्रॉम क्लॉसियस-मोसर्टी इक्वेशन वी गेट द इंड्यूस्ड पोलराइजेशन एंड द इंड्यूस्ड पोलराइजेशन इज इक्वल टू 4/3 पाई n अल्फा एंड पाई इज कॉन्स्टेंट एंड n इज अवगाद्रो नंबर एंड अल्फा इज पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, विच इज कॉन्स्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एंड वेरी फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इंड्यूस्ड पोलराइजेशन की वैल्यू ये थी। नाउ ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, मोलर पोलराइजेशन इज गिवन बाय द इक्वेशन पुट फॉरवर्ड बाय डी-बे। तो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन की वैल्यू क्या है? 4/3 पाई n इंटू म्यू स्क्वायर बाय 3 kT, where n is Avogadro number, mu is dipole moment, k is Boltzmann constant and t is temperature। ठीक है, एंड mu is the permanent dipole moment for the polar molecules, k is Boltzmann constant, उसकी वैल्यू भी constant होती है। ठीक है, and that is equal to R/n and t is the temperature। ठीक है, अब ये जो 2 और 3 की वैल्यू है, यानी इंड्यूस्ड मोलर पोलराइजेशन एंड ओरिएंटेशन मोलर पोलराइजेशन, इसकी वैल्यू हम कहाँ रख देंगे? टोटल मोलर पोलराइजेशन में। ठीक है, जब हम टोटल मोलर पोलराइजेशन
टोटल मोलर पोलराइजेशन में वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे पी टी आएगा, पी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई एन अल्फ़ा प्लस 4/3 पाई एन इंटू म्यू स्क्वायर बाय 3 के टी, ठीक है। सो फॉर पोलर मोलिक्यूल्स विच ऑलरेडी हैव अ डायपोल मोमेंट, द टोटल पोलराइजेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंड्यूस्ड मोलर पोलराइजेशन एंड ओरिएंटेशन मोलर पोलराइजेशन। सो इंड्यूस्ड मोलर पोलराइजेशन की वैल्यू क्या होती है, 4/3 पाई एन अल्फ़ा, एंड ओरिएंटेशन मोलर पोलराइजेशन की वैल्यू क्या होती है, 4/3 पाई एन म्यू स्क्वायर बाय 3 के टी। नाउ नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ डायपोल मूवमेंट, ठीक है। तो आपको ये पर्टिकुलर लर्न करनी है इक्वेशन, ठीक है। दैट इज पी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई एन अल्फ़ा प्लस 4/3 पाई एन म्यू स्क्वायर बाय 3 के टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड मोलर पोलराइजेशन एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ओरिएंटेशन मोलर पोलराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ डायपोल मूवमेंट। अब मेजरमेंट ऑफ डायपोल मूवमेंट के वैसे तो 3 मेथड हैं, दिए हुए हैं आपकी बुक्स में, लेकिन जो स्पेशली सिलेबस में मेंशन करा है वो बाय टेम्परेचर मेथड एंड बाय रिफ्रैक्शन मेथड। तो हम यही 2 मेथड करेंगे विच आर मेंशनड इन योर सिलेबस। तो इसमें हमारा पर्पस क्या है कि हमने डायपोल मूवमेंट को मेजर करना है। तो हम 2 मेथड से करेंगे। नंबर 1 इज वेपर टेम्परेचर मेथड एंड सेकेंड वन इज रिफ्रैक्शन मेथड, ठीक है। नाउ दिस पी टी दैट इज टोटल मोलर पोलराइजेशन, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस टोटल मोलर पोलराइजेशन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय टी, ठीक है। मतलब ये पूरा भी एक कांस्टेंट टर्म होगा। अगर हम एक मोलिक्यूल की बात करें तो उसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू कांस्टेंट होगी, एन की वैल्यू कांस्टेंट होगी, पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट, 4/3 इज ऑल्सो कांस्टेंट, वी नेम इट एज ए, ठीक है। एंड इस पूरे में दिस 4/3 constant, pi constant, n constant, dipole moment for a particular molecule is constant, k is constant, the only variable thing is temperature. So we name it as B by T, ठीक है। So here PT becomes equal to, here PT is equal to A plus B by T and we name it as equation 1, ठीक है, where A is equal to 4/3 pi n alpha and B is equal to 4 pi n mu square by 9k, ठीक है। यहाँ से ये 9k में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, 4/3 pi n mu square 4 pi n mu square by 9k, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 बाय 9k पाई एन म्यू स्क्वायर, ठीक है। सो b इज इक्वल टू 4 पाई एन म्यू स्क्वायर बाय 9k, ठीक है। सो वी नेम इट एज इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है। बाय पुटिंग द वैल्यूज द परमानेंट डायपोल मोमेंट, यहाँ पे अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पहले हम ये ग्राफ देख लेते हैं। फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए अलग टाइप का ग्राफ आ रहा है और पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए अलग टाइप का ग्राफ आ रहा है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए अलग टाइप का ग्राफ आ रहा है। देखो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की मोलर पोलराइजेशन पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो उसके लिए जो हमारा ग्राफ होगा वो कांस्टेंट रहेगा, उसके लिए जो मोलर पोलराइजेशन है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं लाइक CH3Cl एंड HCl, उसके लिए जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है। नाउ PT इज इक्वल टू, अब हमें पता है PT इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B बाय T, ठीक है। अब अगर हम ये ग्राफ PT वर्सेस 1/T प्लॉट करना चाहते हैं, PT वर्सेस 1/T, अब अगर हम ये ग्राफ PT वर्सेस 1/T प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। एज इफ़ वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो यहाँ पे y एक्सिस पे क्या होगा, PT होगा, ठीक है, और x एक्सिस पे क्या है, 1/T है, तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो गया, B हो गया एंड इंटरसेप्ट इज A, ठीक है। तो अगर इस ग्राफ से हमें स्लोप की वैल्यू पता चल जाती है, ठीक है, सो स्लोप की वैल्यू दैट इज इक्वल टू B। ग्राफ से हमें क्या पता चल जाएगी, B की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर हमें B की वैल्यू पता चल जाती है, 4 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, n इज अवोगाद्रो नंबर, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, वो हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी, यानी परमानेंट डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ दैट नॉन पोलर मॉलिक्यूल हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, सो वी विल गेट द
we will get the value of nu, that is permanent dipole moment, is equal to 0.0218 square root b इंटू 10⁻⁻18। तो ये म्यू की वैल्यू होगी, ठीक है, 0.0218 स्क्वायर रूट b इंटू 10⁻⁻18 एंड वी नेम इट एज इक्वेशन 4। तो ये पर्पस था हमारा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकालने का, वो हमने इस वेपर टेम्परेचर मेथड से पूरा कर लिया, ठीक है। बट हमें ये ग्राफ बनाना पड़ेगा पहले, तो अलग अलग टेम्परेचर देख के फिर उसकी भी 1/t की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर हमें पीटी देखना पड़ेगा, फिर हमें ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर इस ग्राफ से स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा और सारी वैल्यूज पुट करके फिर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकलेगी। सो दिस मैथड इज मोर ऑफ लाइक कॉम्प्लेक्स मैथड। Here Pt is equal to d minus 1 by d plus 2 into m by rho from Clausius-Mosotty equation, and this also equal to a plus b by t, where b is equal to 4 pi n mu square by 9k, ठीक है। Thus the value of dipole moment can be calculated from the slope of the line of the graph। तो जो dipole moment की वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ द लाइन से, with the help of the slope of the line। Next method is refraction method, ठीक है। रिफ्रैक्शन मेथड में बेसिकली रिफ्रैक्शन यानी नाम से पता चल रहा है रिफ्रैक्शन का कुछ हम यूज़ करेंगे इसमें, तो हम इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म करके यूज़ करते हैं, ठीक है, एन यूज़ करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्लोसियस-मोसोटी इक्वेशन द मोलर इंड्यूस्ड पोलराइजेशन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू d minus 1 by d plus 2 into m by rho is equal to 4 by 3 pi n alpha, and that is for non polar molecules, ठीक है, बिकॉज ये जो क्लोसियस-मोसोटी इक्वेशन है ये तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए है। पोलर मॉलिक्यूल्स में इसमें एक और टर्म ऐड करनी पड़ती है विच इज़ ओरिएंटेशन मोलर पोलराइजेशन, एंड उसमें हम जब ऐड करते हैं तो हम एक टर्म ऐड करते हैं दैट इज़ 4 by 3 pi n mu square by 3 kt। सो दिस क्लोसियस-मोसोटी इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू जेसी मैक्सवेल जो D है दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट हायर वेवलेंथ, और हायर वेवलेंथ को हमने यहाँ पे इन्फिनिटी से डिफाइन कर दिया, मतलब बहुत ही हायर वेवलेंथ है जो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि हमें कितनी हायर वेवलेंथ लेनी है, तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे, n इन्फिनिटी का स्क्वायर। नाउ द मोलर इंड्यूस्ड पोलराइजेशन इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे d की तो हमारे पास क्या आएगा, n इन्फिनिटी स्क्वायर। ये याद रखना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट हायर वेवलेंथ, क्या है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट हायर वेवलेंथ। So this is refractive index at higher wavelength. Now PD is equal to n infinite square minus 1 by n infinity square plus 2 dot m by rho is equal to 4 by 3 pi n alpha. We name it as equation 2, ठीक है। अब जो n इन्फिनिटी है उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते जब हम ग्राफ को हायर वेवलेंथ और इनफाइनाइट वेवलेंथ पे एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, ठीक है, और ना ही जो ये वैल्यू है वो विजिबल लाइट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। विजिबल लाइट कैन ओनली डिस्प्लेस इलेक्ट्रॉन्स वेयर न्यूक्लियर रिमेन्स अनअफेक्टेड, इसीलिए हम इसमें विजिबल लाइट यूज़ नहीं करते, क्योंकि अब एटम है तो उसमें तो न्यूक्लियाई भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन जब हम विजिबल लाइट यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करता है, न्यूक्लियाई को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, ठीक है। वेयर जो हमारे पास मोलर इंड्यूस्ड पोलराइजेशन है वो किसके सम के इक्वल होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो पोलराइजेशन होता है और एटम की वजह से जो पोलराइजेशन होता है, दोनों के सम के इक्वल होता है। लेकिन विजिबल लाइट से हम Pe तो फाइंड कर सकते हैं लेकिन Pa फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अब IR से भी डिफ़िकल्ट करना, अब जो n की वैल्यू को मेज़र करना है वो IR से मेज़र करना भी डिफ़िकल्ट होता है, तो फिर हम इसमें अल्टीमेटली यूज़ क्या करते हैं, फिर हम इसमें विजिबल लाइट यूज़ करते हैं, D लाइन, ठीक है, वी यूज़ विजिबल लाइट, ठीक है, ऑफ D लाइन। नाउ द इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब जो टोटल पोलराइजेशन है वो, अब जो Pa है यानी जो एटम की वजह से पोलराइजेशन है वो बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, यानी वो किसके इक्वल है, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से पोलराइजेशन है उसका सिर्फ क्या है, 5% है, ठीक है, दैट Pa इज इक्वल टू 5% ऑफ
PE, ठीक है। तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही स्मॉल है। तो यहाँ पे अगर इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे तो जो मोलर इंड्यूस्ड पोलराइजेशन है वो सिर्फ किसके इक्वल रह जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से पोलराइजेशन है उसके इक्वल रह जाएगी। और जो मोलर इंड्यूस्ड पोलराइजेशन है वो फ्रॉम क्लोसियस-मोसर्ट इक्वेशन किसके इक्वल है, n²-1/n² + 2 डॉट m बाय रो। दिस इज इक्वल टू PD, ठीक है, एंड PD इज इक्वल टू PE, सो PE कम्स इक्वल टू दिस, ठीक है, एंड वी नेम इट एज इक्वेशन 4। नाउ PI और PD, that is molar induced polarization, is equal to PE is equal to n²-1/n² + 2 dot m by rho. So PI और PD is equal to n²-1/n² + 2 dot m by rho, and we name it as equation 5. For polar molecules, total मोलर पोलराइजेशन, अब जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए जो टोटल पोलराइजेशन होती है वो इंड्यूस्ड मोलर पोलराइजेशन प्लस ओरिएंटेशन मोलर पोलराइजेशन के इक्वल होती है। अब हमने जो मोलर इंड्यूस्ड पोलराइजेशन है उसको हमने किसके इक्वल निकाला है, n²-1/n² + 2 डॉट m बाय रो, ठीक है। सो PD इसके इक्वल है, और ओरिएंटेशन मोलर पोलराइजेशन हमने पीछे भी देखा था वेपर टेम्परेचर वाले मेथड में, वो किसके इक्वल थी, 4/3 πn μ²/3 kT के इक्वल थी प्लस PD। सो PT इज इक्वल टू PD + 4/3 πn μ²/3 kT, एंड वी नेम इट एज इक्वेशन 6। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ कांस्टेंट एंड सिंप्लीफाइंग वी गेट, जब हम इसमें कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करेंगे एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, इसमें सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की, एन की, ठीक है, के की, टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी 0.0128 √ PT - PD, ठीक है, एट T। तो इसकी वैल्यू हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमें PT और PD की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, ठीक है। और PT की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन मेथड। और वो बोलता है कि जो मतलब रिफ्रैक्शन मेथड है ना वो ज़्यादा सिंपलर है एज़ कम्पेयर टू वेपर टेम्परेचर मेथड, क्योंकि वेपर टेम्परेचर मेथड में हमें मल्टीपल टेम्परेचर्स का यूज़ करना पड़ता है, बट इसमें हमें एक सिंगल टेम्परेचर पे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें हमें सिंगल टेम्परेचर से ही काम हो जाएगा कि हमारे पास डायपोल मोमेंट की वैल्यू सिंगल टेम्परेचर से निकल जाएगी। लेकिन उसमें वेपर टेम्परेचर मेथड में क्या था कि हमें मल्टीपल टेम्परेचर्स पे पहले ग्राफ प्लॉट करना है, फिर उस ग्राफ से स्लोप फाइंड आउट करना है, फिर डायपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एंड इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ ओनली 1 टेम्परेचर, ठीक है। तो अब हमने डायपोल मोमेंट हमने पहले डिस्कस कर लिया था क्या होता है, ठीक है। अब हम डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशन कर लेते हैं कि डायपोल मोमेंट किस किस चीज़ के काम आता है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट एंड केमिकल कंस्टिट्यूशन, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। नंबर 1 इज़ इन कंपेयरिंग द रिलेटिव पोलैरिटीज़ ऑफ मॉलिक्यूल। डायपोल मोमेंट किस चीज़ के काम आता है, मॉलिक्यूल्स की रिलेटिव पोलैरिटीज़ को कंपेयर करने के लिए। जैसे HF है, HF का डायपोल मोमेंट 2.0 dB है, HCl का डायपोल मोमेंट 1.03 dB है, HPr का 0.78 dB है, HI का 0.38 dB है। तो इन सब के डायपोल मोमेंट की वैल्यूज़ दे रखी हैं। अब जिस भी मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा पोलर होगा। जैसे HF की बात करते हैं, दिस इज़ मोर पोलर देन HCl एंड HCl इज़ मोर पोलर देन HBr एंड HBr इज़ मोर पोलर देन HI। सो एज द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट इंक्रीजेज, पोलैरिटी इंक्रीज करेगी। इन कैलकुलेटिंग द परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना है हमने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का। तो अब जैसे HCl है, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा 1.03 dB, ठीक है। और अगर बॉन्ड 100% आयनिक है, अब हमने परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना है। परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने के लिए किसी भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो उसका जो एक्चुअल में डायपोल मोमेंट है वो होना चाहिए, और एक जो स्टैंडर्ड डायपोल मोमेंट है वो होना चाहिए, ठीक है। तभी हम उसमें से परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकाल सकते हैं। अब हम
परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना है, तो अगर हम ये मान के चलें कि मान लो यहाँ पे HCl मॉलिक्यूल है, अगर हम ये मान के चलें कि उसका जो बॉन्ड है वो 100% आयनिक होगा, अगर वो बॉन्ड 100% आयनिक होगा तो इस तरफ, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड पे क्या होगा, पूरा 1 यूनिट चार्ज होगा, एंड दैट 1 यूनिट चार्ज इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, ठीक है, एंड दैट चार्ज इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, एंड बॉन्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू 1.275 एंगस्ट्रॉम, एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द डायपोल मोमेंट वुड हैव बीन इक्वल टू, डायपोल मोमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, Q इंटू डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एंड दैट चार्ज इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, एंड डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, 1.275 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है, एंड दिस पूरा ESU सेंटीमीटर, ठीक है, और ये पूरा किसके इक्वल होगा, 6.11 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, ठीक है, एंड दिस 1 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 dB, तो ये 6.11 dB के इक्वल आ गया। तो ये तो इसका स्टैंडर्ड डायपोल मोमेंट है, ये उस कंडीशन में डायपोल मोमेंट है जब बॉन्ड को हमने क्या मान लिया, 100% आयनिक मान लिया, बट 100% आयनिक तो है नहीं वो, क्योंकि उसका जो एक्चुअल डायपोल मोमेंट है इससे क्या है, कम है, तो मतलब वो जो बॉन्ड है वो 100% आयनिक नहीं है, तो सो एक्चुअल डायपोल मोमेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू 1.03 dB। सो अगर हमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना है, so percentage ionic character of HCl bond is equal to 1.03 dB by 6.11 dB into 100, so percentage ionic character of HCl bond is equal to 17%, कि जो टोटल है अगर वो 100% आयनिक होता तो उसका डायपोल मोमेंट इतना होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में उसका कितना है, इतना, तो इतने में से अगर इतना डायपोल मोमेंट है तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना हुआ HCl बॉन्ड में, ओनली 17% हुआ, ठीक है, तो 17% जो है उसमें डायपोल मोमेंट होना चाहिए। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, इन प्रोडिक्टिंग द ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सो थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट इज इन प्रोडिक्टिंग द ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कि अगर हमें किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप को प्रोडिक्ट करना है तो वो हम कैसे प्रोडिक्ट कर सकते हैं। सो इन प्रोडिक्टिंग द ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है मेनली, डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऑलवेज लीनियर ही होते हैं, ठीक है, तो उनके कोई डायपोल मोमेंट को देखने की ज़रूरत नहीं है, तो डायपोल मोमेंट से उनके स्ट्रक्चर का कुछ ऐसे खास आइडिया नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा लीनियर ही होंगे, चाहे उनका डायपोल मोमेंट 0 हो या 0 ना हो, ठीक है। अब जो ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल किस टाइप के, मान लो AB2 टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं कैसे हैं, AB2 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, एक तो या तो उनका डायपोल मोमेंट 0 होगा या फिर उनका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। सो जो ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें दो पॉसिबिलिटी होती हैं, एक तो कि उनका डायपोल मोमेंट 0 हो सकता है और एक उनका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो जब डायपोल मोमेंट 0 होगा तो वो मॉलिक्यूल कैसे होंगे, लीनियर होंगे, डायपोल मोमेंट 0 होगा तो वो मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, लीनियर होंगे। अब डायपोल मोमेंट 0 होगा AB2 टाइप मॉलिक्यूल के लिए, तो हमने ये कैसे कंक्लूड किया कि वो लीनियर होंगे, ठीक है, ये हमने कैसे कंक्लूड किया, फॉर एग्जांपल हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और CS2 इसके सिमिलर ही है, इनका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे CO2 का एग्जाम्पल लेते हैं, इसके लिए डायपोल मोमेंट 0 है, डायपोल मोमेंट 0 है मतलब इसकी शेप ऐसी ही होगी तभी ये डायपोल मोमेंट 0 आया है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो एक बॉन्ड मूवमेंट है, अब जो बॉन्ड मूवमेंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ, और इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इस तरफ, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजन लगा है, यहाँ भी ऑक्सीजन लगा है, तो इस वाले बॉन्ड मूवमेंट और इस वाले बॉन्ड मूवमेंट की वैल्यू इक्वल होगी, और इक्वल एंड अपोजिट हैं तो ये क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसीलिए इनके डायपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी,
ठीक है। सो डायपोल मोमेंट ज़ीरो कब आया, जब इनकी शेप कैसी थी, लीनियर थी। अगर इनकी कोई और शेप होती तो ये इक्वल एंड अपोजिट भी ना होते बॉन्ड मोमेंट, तो ये कैंसिल भी ना होते, तो डायपोल मोमेंट ज़ीरो भी ना होता। ठीक है, तो AB2 टाइप मॉलिक्यूल के लिए अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो है दैट मीन्स दे आर लीनियर। ठीक है, तो उनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर होगी। समझ में आया। फॉर अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल वी हैव टू केसेस, वन इज इफ देयर डायपोल मोमेंट इज जीरो देन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज लीनियर, लाइक फॉर एग्जांपल इन CO2 एंड CS2। ठीक है, एंड द टू एटम्स मस्ट बी सेम, तो ये तभी होगा। अगर इनमें से कुछ अलग होगा तो फिर वो तो बॉन्ड मोमेंट की वैल्यू इक्वल नहीं होगी ना। मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, तो दोनों के बॉन्ड मूवमेंट की वैल्यू इक्वल नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम एटम्स के केस में होगा। अगर AB2 टाइप मॉलिक्यूल यानी ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है और उसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो है, जैसे अगर हम वाटर का एग्जांपल लें और SO2 का एग्जांपल लें, अब इनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो तो नहीं है, 1.84 dB है, और SO2 का डायपोल मोमेंट कितना है, 1.63 dB, तो इनके डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो तो नहीं है बल्कि नॉन ज़ीरो है। ठीक है, हैंस द पॉसिबिलिटी ऑफ लीनियर शेप, तो इसमें क्या हो गया कि लीनियर शेप तो हो नहीं सकती क्योंकि लीनियर शेप में क्या होना चाहिए, डायपोल मोमेंट ज़ीरो होना चाहिए। लीनियर शेप में क्या होना चाहिए, डायपोल मोमेंट ज़ीरो होना चाहिए, बट इसके केस में डायपोल मोमेंट ज़ीरो ना होकर नॉन ज़ीरो है, तो मतलब इनकी जो शेप है वो लीनियर तो है नहीं। ठीक है, तो मतलब इनकी शेप कैसी होगी, लीनियर शेप, हैंस द पॉसिबिलिटी ऑफ लीनियर शेप इज़ रूल्ड आउट, मतलब इनकी लीनियर शेप तो नहीं हो सकती, तो मतलब इनकी शेप कैसी होगी, बेंट शेप होगी, मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, जैसे कि वाटर की शेप में होता भी है। हमें पता है वाटर की शेप कैसी होती है, बेंट मॉलिक्यूल होता है और V शेप होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा ना, अब जो बॉन्ड मूवमेंट की आप डायरेक्शन बताओगे, डायपोल की डायरेक्शन, तो वो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड होगी, तो जो नेट डायरेक्शन होगी वो क्या हो गया, एक डायरेक्शन में हो गया, इक्वल एंड अपोजिट तो नहीं हुआ ना कि एक दूसरे को कैंसिल कर दें, एक ही डायरेक्शन में हो गया, तो इनके मतलब जो डायपोल मूवमेंट होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, इनका डायपोल मूवमेंट क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं अगर AB2 टाइप मॉलिक्यूल में डायपोल मूवमेंट नॉन ज़ीरो है दैट मीन्स द टू बॉन्ड मूवमेंट्स आर at a definite angle between them and their shape is bent molecule and bent molecule होगा और V shape होगा। सेम SO2 के लिए भी सेम स्ट्रक्चर होगी, बेंट मॉलिक्यूल होगा और V शेप होगा। नेक्स्ट अगर हम टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, अब टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल में भी दो पॉसिबिलिटी होंगी, एक तो कि डायपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाए, ठीक है, और दूसरे केस में कि डायपोल मोमेंट ज़ीरो ना हो। ठीक है, तो जब डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा इन सच केसेस AB3 टाइप मॉलिक्यूल में जो चारों एटम्स होंगे वो सेम प्लेन में होंगे। ठीक है, एंड द एंगल्स बिटवीन देम मस्ट बी इक्वल, मीन्स उनकी एक रेगुलर ज्योमेट्री होगी। ठीक है ना, मतलब AB3 टाइप मॉलिक्यूल में अगर डायपोल मोमेंट ज़ीरो हो तो अब AB3 में एटम्स कितने हैं, चार एटम्स हैं, तो चार एटम्स क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, और सबके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे BF3 है, BF3 की जो ज्योमेट्री है वो क्या होती है, प्लेनर। अब इसका जो डायपोल मोमेंट है वो क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री क्या है, प्लेनर ट्रायगोनल, ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर बोलेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल है वो भी क्या है, 120 डिग्री। अब इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो क्यों होता है, मान लो जैसे डायपोल बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन B से F होगी, क्योंकि B क्या है पॉजिटिव एंड और F क्या है नेगेटिव एंड, यहाँ पे भी हमारे पास ये होगा पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड होगी, तो यहाँ पे जो नेट डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होगी और इसमें जो नेट डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो ऐसे होगी। तो जो डायपोल मूवमेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट हो गया, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे ज़ीरो आ गई। ठीक है, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, प्लेनर ट्रायगोनल होगी। कैसी ज्योमेट्री होगी इसकी, प्लेनर ट्रायगोनल। ठीक है ना, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि AB3 टाइप मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, NH3, PF3 एंड PCl3। इसमें जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो क्या होगी, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगी। ठीक है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगी। मतलब इस केस में जैसे इसकी ज्योमेट्री थी इनकी ज्योमेट्री नहीं होगी, इसमें चारों एटम सेम प्लेन में थे, इसमें चारों एटम सेम प्लेन में नहीं होंगे। ठीक है, और इसमें जैसे 120 डिग्री एंगल था, इसमें भी एंगल तो सेम होगा बट 120 डिग्री नहीं होगा, और इसकी ज्योमेट्री प्लेनर थी, इनकी ज्योमेट्री प्लेनर ना होके कैसी होगी, पिरामिडल।
पिरामिडल ज्योमेट्री कैसी होगी, जैसे हम NH3 की देखते हैं, PF3 की देखते हैं, PCl3 की देखते हैं, तो उसमें जो सेंट्रल एटम है यानी नाइट्रोजन है वो इन तीनों एटम के प्लेन से ऊपर उठा हुआ होता है। जैसे हम एक अम्ब्रेला की तरह लगा लें कि जो जैसे एटम्स हैं वो उसके नीचे होंगे और जो मतलब सेंट्रल एटम है वो उनके प्लेन से ऊपर होगा। जैसे HH है, ये हमारे पास क्या है, सेम प्लेन में होंगे। जो HH हैं दे आर इन द सेम प्लेन। And nitrogen atom is above the plane of these three atoms। ठीक है, कि ये जो तीन एटम्स हैं वो तो सेम प्लेन में होंगे और जो नाइट्रोजन है वो इन तीनों एटम्स के प्लेन से ऊपर होगा। ठीक है, तो इस तरह की शेप को हम क्या बोल देते हैं, पिरामिडल शेप। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 107 डिग्री। ठीक है, एंड द बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री। अब इसमें जो डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम देखेंगे कि पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तक होगी इसके डायपोल की डायरेक्शन। तो जो नेट डायपोल है उसके नेट डायपोल एक बन रहा है, मतलब वो ज़ीरो नहीं आ रहा, वो कैंसल आउट नहीं हो रहा इक्वल अपोजिट की वजह से। तो नेट डायपोल इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सो AB3 टाइप मॉलिक्यूल में हम कंक्लूड करके क्या लिख सकते हैं कि अगर डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा तो वो प्लेनर ज्योमेट्री होगी। ठीक है, और अगर डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो कैसी ज्योमेट्री होगी, पिरामिडल। ठीक है ना, तो आई होप ये AB3 टाइप मॉलिक्यूल का सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब जो पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें हम एग्जांपल्स में देख लेते हैं कि CH4, CCl4, SiCl4, SnCl4, इस टाइप के मॉलिक्यूल किस में आते हैं, पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, इस टाइप के मॉलिक्यूल किस में आते हैं, पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। म्यू फॉर ऑल दिस मॉलिक्यूल इज फाउंड टू बी ज़ीरो। इन सारे मॉलिक्यूल्स के लिए जो म्यू की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। अब ज़ीरो कैसे होती है इनके लिए म्यू की वैल्यू, ये कब पॉसिबल है, म्यू की वैल्यू ज़ीरो कब पॉसिबल है, जब इन सारे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री कैसी होगी, रेगुलर होगी, टेट्राहेड्रल होगी। इफ़ दिस मॉलिक्यूल्स हैव सिमेट्रिकल और रेगुलर ज्योमेट्री सो दैट डिफरेंट बॉन्ड मूवमेंट्स कैंसल आउट ईच अदर। ठीक है, तो CH4, CCl4 एंड SiCl4 एंड SnCl4 इनके जो डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू फॉर ऑल दीज मॉलिक्यूल्स इज़ फाउंड टू बी ज़ीरो। इनके लिए जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। एंड इफ़ दीज मॉलिक्यूल्स हैव सिमेट्रिकल और रेगुलर ज्योमेट्री, तो इन मॉलिक्यूल्स की अगर सिमेट्रिकल और रेगुलर ज्योमेट्री होगी तभी इनके लिए जो डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, सो दैट डिफरेंट बॉन्ड मोमेंट्स कैंसल आउट ईच अदर। ठीक है, कि डिफरेंट बॉन्ड मूवमेंट्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर दें। तो ये ज्योमेट्री कब पॉसिबल है, रेगुलर ज्योमेट्री इसमें कौन सी होती है, AB पेंटाटॉमिक मॉलिक्यूल, और इसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज द रेगुलर ज्योमेट्री। तो म्यू इसी के केस में ज़ीरो आ सकता है। ठीक है, तो अगर रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी तो इनके लिए म्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि इसमें जब हम बॉन्ड मूवमेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड, ठीक है, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड, तो इसके लिए जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी और इसके लिए ये अपवर्ड होगी और ये बिलो होगी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसके लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। सो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए, शेप के लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो अगर पेंटाटॉमिक मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो है, दैट मीन्स दे हैव रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, एंड इफ द डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन दे हैव अदर ज्योमेट्री अदर देन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नाउ अगर हमें सिस और ट्रांस को डिफ्रेंशिएट करना है तो वो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो सिस आइसोमर होता है बेसिकली उसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होती है, और जो ट्रांस आइसोमर होता है उसके लिए जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। वो क्यों होता है, क्योंकि सिस में जो दोनों सेम एटम्स हैं वो एक ही तरफ लाई करते हैं, और जो ट्रांस होता है उसमें जो दोनों सेम एटम हैं वो एक दूसरे के ट्रांस में लाई करते हैं, कि उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब जो सिस आइसोमर होता है उसमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगी, क्योंकि अब यहाँ पे हम देखेंगे
ये जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो इस तरफ है और इसके लिए भी हमारे पास इस तरफ होगी, तो जो नेट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो जो नेट डायपोल मोमेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर मान लो हम यहाँ पे x को CL मान लें, ठीक है, लेकिन इसके केस में क्या होता है कि x को अगर हम मान लो CL मान ले तो कार्बन तो इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी और इसके लिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो ये जो है ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली अगर हम H के लिए माने तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी और इसके लिए इधर, ट्रांस के केस में, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सिस के केस में अगर सिस ट्रांस को डिफ्रेंशिएट करना है तो जिसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है वो क्या होगा, सिस आइसोमर होगा, और जिसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू जिसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं है वो क्या होगा, सिस, और जिसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है वो क्या होगा, ट्रांस आइसोमर होगा। ठीक है ना। अगर हमें ऑर्थो, पैरा और मेटा आइसोमर को डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब जैसे बेंजीन है, बेंजीन ना ऑर्थो है ना मेटा है ना पैरा है, वो सिंपल एक रेगुलर हेक्सागन है। इसके लिए जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी वो 0 ही होगी। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम्स लगाएं, बेंजीन, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी बेंजीन के लिए वो क्या होगी, 0 होगी। अब ऑर्थो, मेटा और पैरा के केस में देख लो, जो पैरा है, अगर पैरा पे 2 सेम एटम्स लगे हैं तो इनके जो डायपोल, मान लो ये x जो है वो Cl है, ठीक है, मान लो ये जो x है ना ये Cl है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होगी, कार्बन से लेके Cl, ठीक है, और यहाँ भी कार्बन से लेके Cl, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ऑर्थो और मेटा के केस में अगर हमें डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकालनी है तो हमें इन दोनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए। अब जो ऑर्थो आइसोमर हैं उनमें जो 2 एटम्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है, और जो मेटा आइसोमर है उसमें जो दोनों हैं एटम्स उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 120 डिग्री। तो ये ऑर्थो हो गया और ये मेटा हो गया। अब इसमें हम रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या निकालेंगे, ये तो क्या हो गया हमारा μ1 हो गया और ये क्या हो गया μ2 हो गया और ये हमारे पास म्यू रिजल्टेंट हो गया। अब अगर हमें म्यू रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला, ये हमने पहले भी लगाया है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 कोस थीटा। यहाँ पे हमें μ1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, μ2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, μ1 μ2 पुट करेंगे, 2 इज़ अ कांस्टेंट, और थीटा पता होना चाहिए तो उसका कोस वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब अगर कोस 120 पुट करेंगे तो ये यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, कोस 120 पुट करेंगे तो इट विल गो इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, कोस 180 माइनस 60 डिग्री करके आएगा, 60 डिग्री करके आएगा तो ये माइनस कोस 60 बनेगा। ठीक है, माइनस हो रहा है कुछ इस पूरी टर्म में से, कुछ माइनस होके आ रहा है, तो जो मेटा है उसके लिए जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी वो ऑर्थो वाले से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ माइनस होके आएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि मान लो अगर ऑर्थो के लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू x dB आती है तो जो मेटा आइसोमर है उसके लिए जो डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, x d से, मतलब इससे ऑर्थो वाले के डायपोल मोमेंट से क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, सो जो मेटा वाला डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू ऑर्थो वाले डायपोल मोमेंट से कम आएगी। समझ में आ रहा है। बेंजीन का डायपोल मोमेंट 0, पैरा का डायपोल मोमेंट 0। ठीक है, ऑर्थो और मेटा में मेटा का जो डायपोल मोमेंट है वो ऑर्थो वाले के डायपोल मोमेंट से कम होगा, लेकिन 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, लेकिन इसकी वैल्यू इससे क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट, इन सपोर्टिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर हम मान लो नाइट्रस ऑक्साइड है, अब नाइट्रस ऑक्साइड की 2 स्ट्रक्चर बनाते हैं, अब इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू देखें तो 0.7 dB आता है। अब अगर ये एक ही स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता तो इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू उससे ज़्यादा होनी थी।
ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू को देख के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो ना तो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है ना इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इन दोनों के किस में एग्जिस्ट कर रहा है, रेजोनेंस हाइब्रिड में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन दोनों के रेजोनेंस हाइब्रिड में एग्जिस्ट कर रहा है, तभी करके इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है, कम है। अदरवाइज अगर ये रेजोनेंस हाइब्रिड में एग्जिस्ट ना करके सिर्फ इन दोनों में से किसी एक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता तो इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू इससे ज़्यादा होनी थी। ठीक है, लेकिन ये कम है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों के रेजोनेंस हाइब्रिड में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इससे ये किस चीज़ की पॉसिबिलिटी पता लग रही है डायपोल मोमेंट की वैल्यू देख के, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है ना, दिस इज़ ऑल अबाउट डायपोल मोमेंट। इसके न्यूमेरिकल्स भी देख लेना, बुक में दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिज्म का करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।